नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की जहां पर युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। युद्ध मतलब वो नहीं कि भाले डंडे और ये सारी चीजें लेकर लोग सड़कों पर उतरेंगे, बल्कि ये विचारधारा की लड़ाई है। आइडियोलॉजिकल वॉर की मैं बात कर रही हूं, जिसमें एक तरफ वो नेता हैं जो सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो नेता हैं जो द्रविडियन विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और इसी कड़ी में तमिल और तेलुगु के बीच की जो एक दूरी है, उसको क्या और बढ़ाया जाएगा या फिर उसे घटाया जाएगा, ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश भी करेंगे और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। मैं बात कर रही हूं यहां पर दो बड़े नेताओं की जो सियासी अखाड़े में नजर आते हैं। एक तरफ पवन कल्याण और दूसरी तरफ थलापति विजय। ये जो तेलुगु वर्सेस तमिल देखा जा रहा है, ये लड़ाई शुरू हुई है, कहां तक जाएगी? देखिए, दरअसल हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं इस वक्त, ये समझने की ज़रूरत है। तमिल और तेलुगु की ये लड़ाई एक्चुअल में लड़ाई नहीं है। लड़ाई हम इसे क्यों मान रहे हैं ये समझिए। अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होंगे और ये चुनाव बहुत अहम है। ये अहम क्यों हो जाता है? आपने देखा बीजेपी ने कई सारे फेरबदल किए, कई सारे बदलाव किए, अपने अध्यक्ष को हटाया, AIADMK के साथ जो पुराना गठबंधन चल रहा था उसे रिन्यू किया, नए सिरे से एक नई लॉन्चिंग की गई इस गठबंधन की। तो बीजेपी के भीतर यह एहसास हो चुका था कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है, तो हो गया वहां पर। अब इसमें क्या हुआ कि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती उभर रहे हैं। कौन उभर रहा है? तो थलापति विजय। आपको भी पता है उनका नाम असली थलापति विजय नहीं है, उनका नाम है विजय जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उन्होंने अब से कुछ घंटे पहले ये खबर आई है। क्या खबर आई? तो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कोर्ट जाने वाले वो शायद पहले तीसरे लीडर बन गए। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अगर इस वक्त कोई समाजवादी पार्टी से चला जाए तो शायद हमें हैरानी ना हो। अगर कोई कांग्रेस से चला जाता, कोई ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से चला जाता, तो शायद हम हैरान नहीं होते। लेकिन थलपति विजय इस वक्त कोर्ट के शरण में पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है, उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये कि फौरन रोक लगा दी जाए। अब थलपति विजय को उनकी एक तस्वीर कुछ महीने पहले वायरल हुई थी, जिसमें वो नमाज वाली टोपी पहनकर, आपने भी देखा था, उस पर बहुत चर्चा हुई। तब कई मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया कि तो मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, और उससे पहले वो टीका लगाते थे। तो जो अचानक बदलाव हुआ, थलपति विजय के भीतर आए इस बदलाव को लोग समझ नहीं पाए। तमिल के लोग भी कंफ्यूज हैं, लेकिन वो एक चुनौती बन गए हैं। चुनौती स्टालिन की पार्टी के लिए, DMK के लिए बन गए हैं, और चुनौती वो बीजेपी के लिए भी बन गए। सबसे ज्यादा देखिए नुकसान किसको हो रहा है यहाँ पर? तमिलनाडु की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों के लिए मुसलमान वहां पर एक बड़ा कोर फैक्टर रहा है। उससे नाराज करके आगे बढ़ नहीं सकती, चाहे वो DMK हो, चाहे वो AIADMK हो। अब सोचिए, बीजेपी के साथ गठबंधन है AIADMK का, लेकिन AIADMK ने खुलकर अभी तक वक्फ संशोधन कानून पर यह कहा हो कि बीजेपी को पूरा समर्थन है, ऐसा भी नहीं है। गठबंधन तो आप राज्य में कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि मुसलमान हमें भी वोट देता है। जैसे नीतीश कुमार के साथ क्या रहा है कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट देता है, लेकिन उन्होंने क्या किया? बीजेपी को खुलकर समर्थन किया। यहां पर AIADMK के साथ कुछ नजर नहीं आया, हालांकि पवन कल्याण खुलकर समर्थन करने वाले थे। अब देखिए, यहां पर जो थलापति विजय की जो चुनौती आ रही थी तमिलनाडु में, उसे रोकने के लिए क्या किया गया? जो वहां पर नयनार नागेंद्रन को चुना गया, अध्यक्ष बनाया गया बीजेपी ने। नयनार नागेंद्रन को जब बनाया गया तो इसके पीछे एक खास वजह यह भी थी कि वो AIADMK से आए हुए थे। वो AIADMK के साथ बीजेपी का कोऑर्डिनेशन अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, और नयनार नागेंद्रन ऐसे रहे हैं जो मुसलमानों के वोट भी हासिल करते रहे हैं। तो एक उनकी इस तरह की छवि थी, इस तरह का परसेप्शन था, इसलिए उन्हें आगे बढ़ा दिया गया। नयनार नागेंद्रन थलपति विजय की चुनौती को रोक पाएंगे, इस बात पर डाउट है। अब वहां पर क्या किया जा रहा है कि एक नया प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। नया प्रयोग पवन कल्याण को लेकर बीजेपी प्लान कर रही है कि वो प्रयोग करेगी। यह प्रयोग ऐसा हो सकता है कि वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में पवन कल्याण को उतारा जाए। तमिल तेलुगु की लड़ाई है, टॉलीवुड कॉलीवुड की लड़ाई है, ये सबको पता है। लेकिन पवन कल्याण और उनके जो भाई हैं चिरंजीवी, ये दो ऐसे लीडर रहे हैं, जो दो ऐसे एक्टर रहे हैं जिनको तमिल में भी बहुत अच्छा पसंद किया जाता है। अब देखिए, इसमें बड़ा भेदभाव होता है, लेकिन तमिल में भी, तमिल जब इनकी फिल्में आती हैं तो तमिल लोग भी देखते हैं, तमिल लोग भी पसंद करते हैं, सिनेमा हॉल में भीड़ लगती है, और इन्हें भी वहाँ भगवान की तरह, जैसे थलपति विजय के लिए कहा जाता है, जैसे थाला कहा जाता है
वहां के एक एक्टर को। उसी तरह अब यहां पर क्या होता है, पवन कल्याण और जो चिरंजीवी हैं उनको भी एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। तो बीजेपी इसी सपोर्ट को भुनाना चाहती है और इस सपोर्ट को भुनाने के लिए बीजेपी ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेगी पवन कल्याण को। अब बीजेपी के पास एक और ऑप्शन था यहां पर। बीजेपी के पास ऑप्शन ये था कि वो रजनीकांत को एक अपना हिस्सा बना सकती थी। रजनीकांत को भी बहुत मन है कि वो भी पॉलिटिक्स में आए। उन्होंने एक बार पार्टी बनाई भी, उसको लॉन्च करने की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। ये सबने देखा है। रजनीकांत से बात नहीं बन पाई बीजेपी की। कई बार रजनीकांत ने कोशिश भी की, प्रधानमंत्री से भी वो मिले हैं। तो उनका झुकाव तो होता है बीजेपी की तरफ, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी या अपने खुद के भीतर अपने आप को एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में स्टैब्लिश नहीं कर पाए। नतीजा यही रहा कि रजनीकांत में ज्यादा संभावना नजर नहीं आती। अब इसके बाद क्या होता है, हाँ, अजित कुमार को वहां पर थाला कहा जाता है। दूसरे कोई भी एक्टर, जैसे कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं तमिल फिल्म में, धनुष का नाम आपने सुना होगा। धनुष के साथ भी क्या दिक्कत है कि वो तो अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हैं। बीच में बहुत सारे बीजेपी नेताओं ने ऐसी कोशिश भी की धनुष से संपर्क करने की, लेकिन वहां पर उसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जो आंध्र के मतलब जो तेलुगु एक्टर्स हैं उन तक बड़ी आसानी से बीजेपी पहुंच जा रही है। जैसे आपने देखा होगा कि इससे पहले जो RRR फिल्म के एक्टर थे उनसे मुलाकात हुई, चिरंजीवी से मुलाकात हुई, पवन कल्याण ने अपनी जनसेना बनाई, वो उसका बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया। तो ये मतलब एक परसेप्शन ये बना कि बीजेपी के लिए आसान क्या है कि तेलुगु एक्टर्स को या तेलुगु कलाकारों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, लेकिन तमिल कलाकारों को अपनी तरफ आकर्षित करने में या उनसे कोई तारतम्य बनाने में, कोऑर्डिनेशन करने में बीजेपी अभी तक फेल रही। तो पवन कल्याण को ऐसे में एक सूत्रधार बनाया जा रहा है कि आप वहां पर जाइए, आप वहां पर कुछ ऐसे प्लान करिए, कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन करिए जिससे क्या हो कि जो तमिल एक्टर्स हैं या जो तमिल फिल्मों, देखिए तमिल और तेलुगु ये ऐसे मतलब एरियाज हैं जहां पर आप देखेंगे भगवान की तरह पूजा जाता है। रजनीकांत की फिल्म आती है तो 2 दिन पहले से लोग लाइन लगा लेते हैं। इसी तरह पवन कल्याण की फिल्म आती है, चिरंजीवी की फिल्म आती है तो 2 दिन पहले से लोग लाइन लगा लेते हैं। अब यहां पर देखिए 2 डिफरेंस आपको सबसे पहले बता देते हैं एक्टर्स के नाम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो तमिल सिनेमा है उसके रजनीकांत एक्टर हैं, कमल हासन हैं, विजय हैं जिन्हें थलपति विजय के नाम से हम जानते हैं, अजित कुमार जिन्हें थाला के नाम से जानते हैं, सूर्या हैं, विक्रम हैं जिन्हें चियान विक्रम कहते हैं, धनुष हैं, विजय सेतुपति हैं, कार्ति हैं और शिव कार्तिकेयन है। इसी तरह तेलुगु के प्रभास एक अभी बहुत पॉपुलर लीडर हैं, वो खासतौर पर बाहुबली आने के बाद महेश बाबू हो गए तेलुगु के। जूनियर NTR जिनसे मुलाकात की थी अमित शाह ने, जो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, रामचरण हैं, अल्लू अर्जुन हैं, चिरंजीवी हैं, पवन कल्याण हैं, नागार्जुन हैं, वेंकटेश हैं। तो ये तेलुगु एक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पवन कल्याण की जो स्वीकार्यता है, पॉपुलैरिटी है, वो तमिल भी मानते हैं। तमिल भी उनकी फिल्में देखने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, सुबह से लाइन लगती है। इसी वजह से, और चूंकि जनसेना बनाकर जब वो डिप्टी वहां पर बने आंध्रा में, तो इस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा हुआ है। तो इसको भुनाने के लिए भी बीजेपी कोशिश कर रही है और उनको एक बड़ा आइडल फेस बनाकर तमिल में लॉन्च करने की तैयारी है कि आप जाइए वहां पर एक स्टार प्रचारक के रूप में स्टैब्लिश करने में मदद करिए। नहीं, लेकिन अगर सालों से वहां पर पेरियार की विचारधारा चल रही है, द्रविडियन विचारधारा जिसे हम कहते हैं, वो चल रही है, तो वहां पर हिंदुत्व को मजबूत करना इन लोगों के लिए कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए मुश्किल होगा। अभी आपको भी पता है कि स्टालिन की फैमिली ने, उनके कई सारे लोगों ने हिंदुत्व पर कितना भयंकर बयान दिया था। मतलब वो तो चर्चा करने के लायक में, डेंगू मलेरिया से इसकी तुलना करना, इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। और वैसे भी जो ADM मतलब DMK की जो पॉलिसी रही है, वो पॉलिसी यही हमेशा रही है कि मतलब जो हिंदुत्व की विचारधारा है उससे इतर वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएं। कभी भी करुणानिधि के टाइम में भी यही हाल था और आज जब स्टालिन संभाल रहे हैं तब भी यही हाल है। इसी तरह जब जयललिता थी वहां पर तमिल में, तो वहां पर जयललिता की कोशिश क्या थी? जयललिता देखिए वो मस्जिद भी मतलब मुसलमानों की पार्टी में भी जाती थी, वो क्रिश्चियन के गिरजाघर में भी जाती थी और वो हिंदुओं के पास भी जाती थी। तो उनकी एक छवि सेकुलर लीडर के तौर पर बनी थी। जब जयललिता के पास ये ऑप्शन आया कि आप अपनी विरासत किसे देकर जाएंगी, ये जयललिता को कुछ दिन तो जेल जाना पड़ा था,
तब उन्होंने पनीर सेल्वम, आपने नाम सुना होगा, तो ऐसे लीडर को उन्होंने कमान सौंपी थी जो खुद एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से आने वाले लीडर थे। तो जयललिता के बारे में एक ऐसा परसेप्शन था। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एआईएडीएमके का भी हाल वही रहा है जो मतलब सोच रही है डीएमके की, उससे ज्यादा इतर नहीं रहा। लेकिन उसमें होता है कि कौन थोड़ा बहुत भी ज्यादा झुकता है हिंदुत्व की तरफ या दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ, उसमें एआईएडीएमके का झुकाव थोड़ा सा होता है। और अगर पवन कल्याण जैसे लोग आते हैं वहां पर तो शायद वो कुछ और कन्वर्ट कर पाए, लोगों को और इन्फ्लुएंस कर पाए, तो इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। नहीं, लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि दक्षिण में लोकल मुद्दे, लोकल पार्टियां ज्यादा हावी रहती हैं, और अगर पवन कल्याण आते हैं बीजेपी के साथ या उनका गठबंधन है ही जैसे कि, लेकिन वो नेशनल मुद्दों को उस पर्टिकुलर रीजन में कैसे अप्लाई कर पाएंगे? कैसे एआईएडीएमके मतलब जिस तरीके से टक्कर देने की कोशिश डीएमके को की जा रही है वो टक्कर कैसे दे पाएंगे? मॉडल है ना, उनके पास आंध्रा मॉडल है, आंध्रा में उन्होंने काम किया है। वो लोगों को बताएंगे कि ये बीजेपी, आप जिसके साथ जा रहे हैं, आप जिस विचारधारा के साथ जा रहे हैं और जिस पार्टी के खिलाफ आप जा रहे हैं, जिस विचारधारा के खिलाफ आप जा रहे हैं, दोनों का फर्क आप बताएंगे वो लोगों को कि एक आदमी ये है जो ट्रिपल तलाक पर भी बात करता है, वो जो मुसलमानों में जो सबसे दकियानूसी कानून या प्रथा है उसको ख़त्म करता है, और वो हिंदुओं में भी जो दकियानूसी कानून या प्रथा है उसको भी ख़त्म करता है। मतलब यही वो बताएंगे बेसिकली। ये अमित शाह अगर जाकर बताएं तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, लेकिन अगर पवन कल्याण जाकर बताएंगे, क्योंकि वो वहां पर जानते हैं, वो तेलुगु सेंटिमेंट को भी समझते हैं और तमिल सेंटिमेंट को भी समझते हैं, तो पवन कल्याण ये बताएंगे तो उससे लोगों का एक अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब एक अफेक्शन होता है, एक जुड़ाव जो होता है वो यहाँ पर फील होगा लोगों को, इसलिए पवन कल्याण एक जरिया बन रहे हैं। ठीक है, अब जब चर्चा हो रही है तो एक चीज और समझना चाहूंगी, मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि आज से 10 साल बाद एआईएडीएमके का भविष्य कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी जिसके साथ लगती है उसको खा जाती है। ये बात सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। दक्षिण में अभी भी पता है कि गठबंधन तो होता है, लेकिन बीजेपी कुछ बहुत बड़ा एक जो मैजिक हो जाता है वो ऐसा कर नहीं पाई है। केरल में कोशिश हुआ, वहां फेल हो गई, तमिलनाडु में फेल हो गया, कर्नाटक में फेल हो गया, आंध्रा में फेल हो गया। ये सारे वो स्टेट हैं जहां पर बीजेपी ने प्रयोग करके देख लिया है, वो अभी तक फेल ही रही है। अब देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूं, तमिलनाडु में पिछले 2 चुनावों से पहली बार ऐसा हुआ कि करप्शन एक बड़ा इशू बना। इससे पहले क्या होता था, चेहरा देखकर लोग वोट करते थे, और एक और वहां पर ट्रेंड है कि 5 साल जो सत्ता में रह जाता है वो 5 साल बाद बदल जाता है। लेकिन ये भ्रम पहली बार टूटा पिछली बार की चुनाव में, मतलब विधानसभा के चुनाव में। अब समस्या यहां पर यह है कि इस बार भी, क्योंकि स्टालिन की फैमिली खुद ही करप्शन के कई मामलों में फंसी है, और एआईएडीएमके की तरफ से जो करप्शन के चार्जेस थे, जिन पर भी लगे थे, वो सारे लोग अब पार्टी से बाहर हो गए हैं। तो अभी एआईएडीएमके के पास एक तरीके से मार्जिनल लीड है यहाँ पर अपने आप को साबित करने के लिए। ऊपर से क्या, तो एक जो अभी बड़ा फैसला हुआ है वो हिंदुत्व की तरफ थोड़ा झुकाव है। तो अगर देखिए क्या है कि तमिलनाडु में जितना असर हिंदुत्व का उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है उतना तमिलनाडु में पड़ता नहीं है, क्योंकि वहाँ की बोली, भाषा, विचार और जो संस्कार हैं वो सब थोड़े से बदल जाते हैं, इस वजह से पड़ता नहीं है। और थोड़ा जो हिंसक प्रवृत्ति जो दिख जाती है ना, वो वहाँ पर दिखती नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हिंदू मुसलमान या कोई भी इशू आया तो तुरंत लोग भड़क जाते हैं, तमिलनाडु में ऐसा होता नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर थोड़ा सा स्टैब्लिशमेंट में मतलब दक्षिणपंथी विचारधारा को मुश्किल में डालती हैं। इसी वजह से वहाँ पर चीज़ें अभी थोड़ा डिले है। लेकिन पवन कल्याण, अब देखिए, आप इस वक्त हम तस्वीर चला रहे हैं, ये पवन कल्याण की वेशभूषा है। आप देखिए, वो पूरी तरह से भगवा रंग में रंग है। वो कह नहीं रहे हैं, बस उनको कहना क्या है, ये वो खुद को साबित कर रहे हैं कि वो अब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। वो भी फिल्मों में काम करने वाले एक एक्टर थे। एक एक्टर अचानक 2-3 सालों में ही ये बदलाव आया उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके पहनावे में, उनके बोलने के अंदाज में। और अग्रेशन देखिए उनके चेहरे पर। हाँ, वो अग्रेशन देखिए। जब वो मंदिर में प्रसाद वाला इशू आया था, उस समय कितना गुस्से में थे वो। उन्होंने कई सारी अपनी तरफ से पहल कर डाली, बिल्कुल सीढ़ियां चढ़कर गए थे नंगे पांव। हाँ, तो ये सब चीजें बताती हैं कि पवन कल्याण उस इलाके में बीजेपी के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट में एक सीढ़ी बन सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि दक्षिण पर पवन कल्याण का वही जो अभी हम तमिल और तेलुगु वाली बातें कर रहे थे, कितना इंपैक्ट पड़ता है, कितने फायदेमंद साबित होते हैं। बहरहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।